हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ऑलरेडी हम लोगों ने हॉलेज का एक पार्ट किया हुआ था। हॉलेज का सेकंड पार्ट का ये वीडियो है, क्योंकि हॉलेज से रिलेटेड लोग कमेंट कर रहे थे कि हॉलेज का एक ही वीडियो बनाया है, एक ही पार्ट बनाया है, 50-25 क्वेश्चन ही है, बाकी का क्वेश्चन कहाँ है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो अभी तो फिर बहुत सारा अपलोडेड है, बहुत सारा नहीं है, तो आप हमारे इस वेबसाइट पर miningacademy.com पे आके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 26 मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है, हॉलेज रास्ते के कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स या 10 टाइम्स। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हॉलेज वाला जो चैप्टर है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 7 टिक कर दीजिए। अगर ड्रॉबैक का पूछता है 7 टिक कर दीजिए। हॉलेज रास्ता में जो इंडलेस हॉलेज होता है उसमें लेजिंग चेन का पूछा जाता है, 7 टिक कर दीजिए। दोनों कंडीशन में 7 टाइम्स हो जाएगा। साथ ही साथ हॉलेज रास्ता में जो कपलिंग होता है उसका भी अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है तो उसमें भी 7 कर दीजिए। यहाँ तक कि टब का कपलिंग का स्टैटिक लोड का अगर टाइम पूछता है तो उसमें भी 7 कर दीजिए। एक जगह पे 8 है, वो डाटा याद रख लीजिए आप, कि जब पूछा जाता है हॉलेज रस्से का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो हॉलेज रस्सा उपयोग करते हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर पूछा जाता है तो उस कंडीशन में 8 हो जाएगा। बाकी सभी कंडीशन में हॉलेज में 7 ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हॉलेज रस्सा का 8 हो जाएगा, बाकी सबका 7 टिक कर लेंगे। ये माइनिंग सरदार ओवरमैन लेवल का है। अगर आप एफएमसी और एसएमसी का कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ का याद करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हॉलेज रस्सा का कपलिंग का बात हो रहा है तो 7 हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव कितने नंबर रेगुलेशन में दिया गया है। तो यहाँ पे है रेगुलेशन नंबर 92, 93, 96 या 100। तो देखिए 92 में दिया गया है हॉलेज रोडवे, हॉलेज रास्ता। ठीक है, 93 में दिया गया है ट्रैवलिंग रास्ता, ये दोनों तो आपको याद ही होना चाहिए जुबानी। ठीक है, 96 में है हॉलेज रस्सा के बारे में, और 100 पे दिया गया है लोकोमोटिव के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटिव का 100 रेगुलेशन में है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक की ढाल कितना से अधिक रहने पर लोकोमोटिव काम में नहीं लिया जाता है। 1 in 16, 1 in 10, 1 in 15 या फिर 1 in 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 15। अगर 1 in 15 होता है तो उस कंडीशन में आप लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा ढलान है तो उस कंडीशन में लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके एक बताइएगा, जितना भी इंक्लाइनेशन वाला क्वेश्चन है, 1 in 10, 1 in 16, 1 in 20, 1 in जितना भी है, ठीक है, इस सब से रिलेटेड क्या आप ग्रेडियंट से रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहते हैं क्या? ग्रेडियंट से रिलेटेड अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से वीडियो बनाने वाले हैं कुछ दिनों में, बहुत जल्दी आ जाएगा ये वीडियो। और इसी तरह से ग्रेडियंट से रिलेटेड वीडियो भी आप अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा, ढाल वाला बात कर रहे हैं तो 1 in 15, यानी लोकोमोटिव अगर 1 in 15 से ज़्यादा इंक्लाइन है तो नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लीजिए। नॉर्मली अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच की दूरी पूछ रही है तो आपको मानना है 1 मीटर। ठीक है, अगर बोला गया है कि एक ट्रैक है, उस ट्रैक में दोनों पटरियों के बीच की दूरी, आपस की दूरी, मतलब एक ही ट्रैक है, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग 0.6 मीटर लिखते हैं। इसके बाद अगर बोला जाएगा कि पिलर है, बगल में कई पिलर है, इस पिलर से जो ट्रैक है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अगर कहीं पर भी किसी कंडीशन ऐसा है कि ये आपका हॉलेज का रास्ता है, हॉलेज रास्ता के बगल में कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए। यानी अगर बगल में सामान रखा है तो सामान हॉलेज का जो ट्रैक है उससे 1.2 मीटर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामान कभी भी सड़क के आ सकता है पटरी पे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉलवे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की पूछी है तो 1 मीटर। तो यहाँ पे याद कर सकते 1 मीटर सब जगह है, बस 1.2 मीटर है जब सामान आ जाता है उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक के दोनों
तरफ कितने दूरी तक सामान नहीं रखा जाएगा? इसका आंसर आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है ड्रैग यानी पहलवान के लिए कौन सा कथन सही है? लास्ट टब में लगा होता है, रस्सा टूटने पर नीचे भागने से रोकता है, बोथ या फिर ओवर स्पीडिंग को रोकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो लास्ट वाला टग होता है इसमें हम लोग ड्रैग यानी पहलवान एक लगाते हैं, ठीक है। पहलवान बेसिकली एक नुकीला टाइप का, आगे मछली का पूंछ जैसा उसका आगे वाला सिरा होता है, और पीछे वाला सिरा का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका एक स्पेशल डायमेंशन है। आई होप 400 mm इसका लंबाई होता है और कुछ इसका मोटाई होता है, आप देख लीजिएगा। तो ड्रैग यानी कि पहलवान के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लास्ट एंड में तो लगाते ही है लास्ट टब में, रस्सा टूटने पर टब को नीचे भागने से रोकता है, क्योंकि उसका जो नुकीला मुंह होता है, जो मछली का पूंछ जैसा मुंह होता है नुकीला वाला, वो जब पीछे आता है तो ज़मीन में गड़ जाता है। 2 सिल्ली होता है, 2 सिल्ली के बीच में अटक जाता है और टब को वहीं पलट देता है। तो ये वाला कथन भी सही है कि रस्सा टूटने पर नीचे भागने से रोकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ। ओवर स्पीडिंग को नहीं रोकता है, ठीक है, ओवर स्पीडिंग को जैज रोल कंट्रोल करता है, बाकी ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है जैज रोल क्यों लगाया जाता है? ओवर स्पीडिंग से बचाव के लिए, अनियंत्रित टब को गिराने के लिए, बोथ या फिर नन, ठीक है। तो जैज रेल के बारे में भी मैं आपको हल्का आइडिया दे देता हूँ। जैज रेल क्या होता है, जहाँ कहीं भी गोलाई होता है ना, उस जगह पे पटरी तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसके जगह पे हल्का सा इसको बेंड कर दिया जाता है पटरी को, ठीक है, हल्का सा पटरी को बेंड कर दिया जाता है, ताकि अगर साइड है, ठीक है, अगर साइड में आपका चल रहा है तो उस कंडीशन में धीरे वहाँ से चलाए, है ना। इसका एक स्पीड लिमिट को फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकता। अगर उससे ज़्यादा स्पीड चलेगा तो फिर टब अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित माना जाता है, अनकंट्रोल माना जाता है। उस कंडीशन में तुरंत उसको गिरा देता है, ये जो साइड में बना हुआ था वही। तो इस कंडीशन में हो जाएगा बोथ। अगला सवाल है एक ट्रैक के दोनों रेल के बीच की दूरी कितनी होगी? एक पर्टिकुलर ट्रैक है, ठीक है, उसमें जो ट्रैक है, इसमें ट्रैक में ये वाला जो रेल है और ये वाला जो रेल है, इसके बीच की दूरी बताइएगा आप। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर नहीं देख रहे तो फिर से देखिए, इसको पॉज करके आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट को देखता हूँ और मैं लाइक भी करता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि मैं आपका कमेंट देख चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, हैंड ट्रामिंग के केस में ठेले जाने वाले 2 टब के बीच की दूरी। देखिए हैंड ट्रामिंग के केस में जब आप ठेलते हैं तो टब के बीच की दूरी 10 मीटर होता है, बट नॉर्मली जब कपलिंग वगैरह कुछ करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ये थोड़ा अलग हो जाता है, 20 सेंटीमीटर इसका दूरी हो जाता है। कि जो 2 टब का दूरी जब अगर नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, सट के खड़ा है, तो उस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर है, नहीं तो ठेलने वाला केस में 10 मीटर है। मतलब एक टब गाड़ी को ठेल के ले जाएगा, उसके पीछे 10 मीटर बाद दूसरा टब गाड़ी को ठेल के ले जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैंड ट्रामिंग में लगे व्यक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? 1/20 से अधिक ग्रेडियंट रहे तो टब के सामने नहीं जाएगा, चमड़े के जूते पहनेगा, बफर नहीं पकड़ेगा, ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बफर नहीं पकड़ेगा, इसलिए नहीं पकड़ा जाता है बफर क्योंकि उस कंडीशन में दुर्घटना हो सकता है, टब वब उलट जाएगा। चमड़ा का जूता इसलिए पहना जाता है क्योंकि लोहा वाला अगर जूता पहने कैनवास वाला, तो आगे क्या होता है ना कि लोहा लगा रहता है, उससे क्या होगा, फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, भागने में या पटरी में लगे तो फ्रिक्शन हो सकता है, इसीलिए चमड़ा का जूता दिया जाता है। वो भी एक विशेष मजबूती का ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी दे दिए, ठीक है। 1/20 से ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाता है तो आदमी टब गाड़ी के सामने नहीं आएगा, नहीं तो फिर जता के मर सकता है। अगला सवाल है कितना से अधिक स्पीड रहने पर जैज रेल से जाते वक्त टब पलट जाएगा? जी हाँ, जो मैंने जैज रेल बताया था उसका मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर जैज रेल है तो उस कंडीशन में एक फिक्स स्पीड है, ठीक है, अगर वो फिक्स स्पीड को पार कर लेता है, क्रॉस कर जाता है, तो टब गाड़ी यहीं से पलट जाता है, ठीक है। तो वो जो फिक्स स्पीड है वो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड अगर पार कर जाएगा जैज रेल तो तुरंत गाड़ी को पलटा देगा, पलट जाएगा। अगला सवाल है मंकी कैच इनमें से किससे संबंधित है? डायरेक्ट रॉफ हॉलेज से, एंडलेस रॉफ हॉलेज से,
मैन एंड टेल रॉप होले से, ग्रेविटी रॉप होले से। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडलेस। जी हाँ, इंडलेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे देखिए ऐसे क्या होता है कि जब डायरेक्ट रॉप होलेज होता है उसमें बैक स्टे लगा रहता है ना, जिसको हम लोग पहलवान बोलते हैं। उसी तरह से इंडलेस रॉप होलेज में मंकी कैच लगा रहता है, जो दोनों पटरी के बीच में लगा रहता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंदर पकड़, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब टब पीछे आने लगता है तो उसको पकड़ लेता है वहीं पे और पटक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां रेलवे वैगन के बीच आने जाने का मार्ग है तो ऐसे रास्ते की चौड़ाई विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखिए रेलवे वैगन भी जा रहा है, ठीक, और इसके बगल से आदमी भी पार हो रहा है ना। इसके बगल से अगर आदमी भी पार हो रहा है तो इस कंडीशन में इसका चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 5 मीटर चौड़ाई रखते हैं आप, है ना। अगर रेलवे वैगन पार हो रहा है और आदमी भी जा रहा है तो उस कंडीशन में जो चौड़ाई होता है उसको 5 मीटर कम से कम रखते हैं। इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, कम नहीं रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉलेज में उपयोग होने वाले रस्सा रॉप का, कैपल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट बताया था, ठीक है। उस पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हॉलेज रस्सा में जो रॉप कैपल होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बात करें इसका तो इसमें 8 हो जाता है, ठीक है। हॉलेज रस्सा वाला जब कंडीशन आता है उसमें 8 हो जाता है, ठीक है। हॉलेज रस्सा हॉलेज रस्सा हॉलेज रस्सा 8, बाकी कंडीशन में आपका 7-7 था। खैर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सारा चीज़ को क्लियर कर दूंगा और रिलेशन बता दूंगा ताकि आपको याद रहे, समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, मैन होल के कितने मीटर रेडियस में वाइट वॉश करना होता है। मैन होल अगर आप कर रहे हैं तो उसके कितने मीटर रेडियस में वाइट वॉश करना होता है। इसके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि 0.3 मीटर होगा या 0.2 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि 30 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर होगा या 2 मीटर होगा। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग रास्ते की दूरी कितना से अधिक रहने पर मैन राइडिंग सिस्टम लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं रेगुलेशन के हिसाब से चलूँगा, मैं एलसी काकू साहब के हिसाब से और बाकी जो किताबें हैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगा, तो रेगुलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 वाला यहाँ पे ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अगर 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा गहरा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप मैन राइडिंग सिस्टम लगाते हैं। हालांकि एक और भी प्रोविज़न है कि 1 in 4 से ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी आजकल लगाया जाता है, ठीक है। बट 1 in किलोमीटर दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। मैन राइडिंग सिस्टम मतलब आदमी उसमें बैठेगा, चढ़ेगा, उससे जाएगा, ठीक है। उसको चलना नहीं पड़े, उसको बोलते हैं मैन राइडिंग सिस्टम। अगला सवाल है, जहाँ कोई रास्ता हॉलेज लाइन के सीध में पड़ता है तो वहाँ लोगों को भागते हुए टब को रोकने के लिए इनमें से क्या लगाना सही रहेगा। जैज रेल, ड्रैग, बफर या फिर रनवे स्विच, ठीक है। तो बफर के बारे में हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि मान लीजिए इधर से कोई आदमी जा रहा है, यहाँ रास्ता पड़ता है या कोई पार हो रहा है, ठीक है, या नीचे कोई काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस जगह पे बफर लगा देते हैं ताकि वहाँ पे हॉलेज रास्ता जब टब गाड़ी जाए वहाँ जाके रुक जाए, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में हो जाएगा बफर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी रास्ते में, हॉलेज रास्ते में ट्रम लाइन, रेल लाइन या हॉल रोड के कितने मीटर अंदर कोई उपयोग होता है तो आवासीय मकान या फेंसिंग लगा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के हम बताते हैं, हॉलेज रास्ता है या ट्रम लाइन है, रेल लाइन है, ठीक है, या हॉल रोड है, ये चारों पॉइंट एक ही है, चारों पॉइंट के कंडीशन में एक ही डाटा है। अगर कोई आवासीय मकान के आसपास पड़ता है, ठीक है, और उस रास्ता को अगर आप गुजारे हैं और आसपास में घर द्वार कुछ ऐसा पड़ जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको 15 मीटर पहले फेंसिंग लगा देना है, ठीक है। 15 मीटर पहले फेंसिंग लगा देना है ना। अगर खाली वो रास्ता गुजार रहे हैं, हॉल रोड गुजार रहे हैं या रेल लाइन गुजार रहे हैं, ट्रम लाइन गुजार रहे हैं, हॉलेज लाइन गुजार रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सरफेस का बात है, अंडरग्राउंड में तो घर नहीं बनाइएगा आप। तो सरफेस में अगर कोई ऐसा कुछ चीज़ भी गुजार रहे हैं तो 15 मीटर पहले आपको फेंसिंग करना होता है कानूनन, ठीक है। अगला सवाल है, मैन राइडिंग चेयर सिस्टम की 2 कुर्सियों के बीच की दूरी कितनी होगी। 1 मीटर, 0.8 मीटर, 1.2 मीटर या फिर 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डाटा में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है। तो इंटरप्रिटेशन एक्चुअली यही है कि इसका कुछ बुक है जिसमें 1.2 मीटर दिया हुआ है और कुछ बुक है जिसमें 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 2 कुर्सी के बीच की दूरी पूछी है तो 1.2 मीटर
हो जाना चाहिए, बट कुछ बुक में 2 मीटर वाला भी डाटा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि मेन राइडिंग सिस्टम अलग अलग कंपनी का आता है, अलग अलग डायमेंशन का आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैटरपिलर कंपनी का लेते हैं, जैसे रॉपसॉइल अगर कुछ लेते हैं या HEC का लेते हैं, तो उसका डायमेंशन अलग अलग आता है बकेट साइज में, बकेट कैपेसिटी में। इसी तरह से मेन राइडिंग सिस्टम जो चेयर वाला होता है उसका अलग अलग कंपनी का अलग अलग डायमेंशन आता है, ठीक है। इसीलिए 1.2 कुछ बुक में दिया है या कुछ बुक में 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको लेके उतना लोड नहीं लेना है। अगला सवाल है मेन राइडिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है। मेन राइडिंग सिस्टम, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव या फिर बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। तो आप बताइएगा मेन राइडिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उदाहरण मतलब एग्जाम्पल इनमें से क्या नहीं है। चेयर वाला मेन राइडिंग सिस्टम, ओवरहेड वायर लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक बैटरी लोकोमोटिव या फिर बेल्ट कन्वेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेल्ट कन्वेयर, क्योंकि बेल्ट कन्वेयर में आदमी बैठ के नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी जगह पे जा सकता है, मेन राइडिंग सिस्टम पे जा सकता है जो चेयर वाला होता है। ओवरहेड वायर लोकोमोटिव मतलब तार होता है, जैसे वैष्णो देवी जाता है ना, उसमें टोली लटका रहता है, उस पर बैठ के जाता है आदमी, इस तरह से इसमें भी रहता है, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला या बैटरी वाला जो लोकोमोटिव चलता है, जो बताएं हम आपको 1/15 डिग्री इंक्लाइन तक बेसिकली चल सकता है, उससे ज़्यादा तीखा रहेगा नहीं चलेगा। बेल्ट कन्वेयर में आप बैठ के नहीं जा सकते, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट कन्वेयर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। और मैंने कहा था जैसा कि अगर ग्रेडियंट पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि MCQ सीरीज जो मैं बनाया हूँ, अगर आप वो लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं कुछ उपाय करता हूँ इसका, चूँकि मेंबरशिप लेना पड़ता है टेस्ट सीरीज वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो उसमें खर्चा हो जाता है कुछ। तो पेड हो सकता है कि ये पेड हो, पूरा का पूरा सीरीज एक बार में आपको मिल जाएगा माइनिंग सरदार का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज कमेंट में ही कीजिएगा, उसको मैं देख के आगे डिसाइड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।